नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं अपने मित्र किशोर जी के साथ। तो किशोर जी ने पिछले वीडियो में जैसे वायदा किया था कि वो हमारे सामने चर्चा के लिए कुछ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे। तो इन्होंने बताया है कि इनके पास कुछ सवाल हैं जिन पर ये आज चर्चा करना पसंद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं, किशोर जी से बात करते हैं। तो किशोर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार देवेंद्र जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। अ, मैं बहुत ही जबरदस्त हूँ और आज भी मैं आप लोगों के सामने दो सवाल लेके आया हूँ। जी। मेरा पहला सवाल है कि आजकल ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की मालाएं बहुत ही जप रहा है, हम्म। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। आजकल हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। संसद के अंदर और बाहर बहुत ही हो हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? और दूसरा जो सवाल है वो दिल्ली चुनाव के बारे में कि दिल्ली की गद्दी पे बहुत ही लंबे समय से केजरीवाल जी का राज था, उसमें दिल्ली का माहौल, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है इस बार कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगी? जो तराजू है चलिए। वो किस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है? ये आज के मेरे दो सवाल हैं। अच्छा, तो यानी आपका पहला सवाल ये है कि कांग्रेस अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम की इतनी माला क्यों जप रही है? जी जी जी। तो साहब, उसका मुख्य कारण ये है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है जी जी। और लगातार चुनावों में पराजय झेल रही है। केंद्र की सत्ता में आने के उसके दूर दूर तक चांस नहीं बन रहे हैं। तो उसको अपने रिवाइवल के लिए अपने पुराने ढर्रे पर चलने की जरूरत उनको दिखाई दे रही है। उनके थिंक टैंक को लगता है कि अपना पुराना वोट बैंक जब तक कांग्रेस दोबारा से हासिल नहीं करेगी तब तक उसको सत्ता में वापसी करना बहुत एक तरह से नामुमकिन रहेगा। जी अब आप देखिए, कांग्रेस ने जो इतने लंबे समय तक शासन किया, तो इसका वोट बैंक क्या था? यानी कि इनकी सत्ता का मेन आधार क्या था? कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट करते थे मुसलमान। बिल्कुल। कांग्रेस का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक था दलित। और जी कांग्रेस का वोट बैंक था हिंदुओं की अपर कास्टें। बिल्कुल। इन तीन वोट बैंक के बूते कांग्रेस देश के अंदर शासन करती रही लंबे समय तक। बिल्कुल। अब समय के साथ क्या हुआ कि कांग्रेस का जो ये वोट बैंक थे तीन कैटेगरी के, इनके अंदर क्षेत्रीय दलों ने बंटवारा कर लिया। जैसे कि आप देखेंगे कि दलितों के लिए मायावती आज की डेट में दलितों की सबसे बड़ी नेता है। वो पिछले दिनों काशीराम जी ने इस चीज में बहुत मेहनत की है और उनको जी बिल्कुल। दलित नेता के रूप में स्थापित किया है। तो दलित वोट चला गया मायावती जी के साथ। और जी बिहार में भी दलित नेता हुए जैसे रामविलास पासवान, उन्होंने काफी वोट बैंक ले लिया। इसके अलावा दलितों में इतनी जागरूकता भी आ गई कि उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को समझना भी शुरू कर दिया। इसलिए जी धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरा वोट बैंक था मुसलमान। अब मुसलमान भी धीरे धीरे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के पाले में चले गए, जिसकी बिल्कुल। वजह से कांग्रेस राज्य दर राज्य सत्ता से बाहर होती रही और अंततः गत्वा नेशनल परिदृश्य से एक तरह गायब हो गई। बिल्कुल। मुसलमान जैसे कि क्षेत्रीय दलों में बटे, जैसे कि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जुड़ गए समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल। और इसी तरह बिहार में जुड़ गए लालू प्रसाद यादव के साथ। जी बंगाल में ये वोट बैंक छीन लिया ममता बनर्जी ने। बिल्कुल। इसी तरह से आप तमिलनाडु में देखें, वहां करुणानिधि परिवार ने जो है सत्ता लंबे समय से ले रखी है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने इनका मुस्लिम वोट बैंक पे एक तरह से कब्जा कर रखा है। तो देश भर में मुस्लिम इनके साथ अब रहे नहीं,
जिन राज्यों में इनके साथ रहे तो वहां ये कभी कभी सत्ता में आते रहे, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा तेलंगाना में या कर्नाटक में। जी तीसरा वोट बैंक था इनका अपर क्लास। तो अपर क्लास को बहुत लंबे समय तक ये मूर्ख बनाते रहे। ये परिवार खुद को ब्राह्मण परिवार बताता रहा, जबकि इनकी अच्छा उस समय लोगों के पास जानकारी जुटाने के साधन भी बहुत कम हुआ करते थे, तो साधन नहीं जुट पाते थे, तो लोगों को जानकारी का अभाव था। धीरे धीरे जब सोशल मीडिया आया और लोगों में जागरूकता बढ़ी, तो इनकी कुंडली जब खंगाली जाने लगी, पारिवारिक कुंडलियों से मतलब है मेरा, जब इनकी कुंडलियां खंगाली जाने लगी, तब लोगों को समझ आया कि भाई ये तो लंबे समय से केवल हमारे को मूर्ख बना रहे हैं। तो इस तरह से अपर क्लास भी इनसे धीरे 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 छिटक कर भाजपा की तरफ पहुंच गई। तो आज सत्ता में भाजपा के साथ मुस्लिमों के अलावा समाज का ज्यादातर वोट बैंक जुड़ा हुआ है। अब कांग्रेस को रिवाइवल के लिए जरूरत है अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में लाने की। तो उसी की पूर्ति करने के लिए ये दलितों को रिझाने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि देश में दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है। देखिए मुसलमान तो इनके साथ आने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि क्या है कि मुसलमान की तो सीधी सीधी रणनीति होती है कि जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट भाजपा को हराने का मादा रखता हो, वो उसी पार्टी के साथ चला जाता है, उसी कैंडिडेट के साथ चला जाता है। तो इनके सामने चुनौती है दलित वोट बैंक को साधने की। दलित इनके साथ काफी लंबे समय से नहीं है और इनके सत्ता में ना लौटने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो साहब, दलितों के लिए आपको मालूम ही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान तुल्य हैं। उन्होंने इनको हक दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, संविधान में इनके हितों की रक्षा की। तो नेचुरल सी बात है कि इनके लिए तो वो भगवान का दर्जा रखते ही हैं। जी तो साहब, कांग्रेस इसीलिए बाबा साहब के नाम पर इतनी उछल कूद कर रही है, या ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब हम संविधान के रक्षक भी हम हैं और जो है दलितों का हित भी हमारे साथ सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि हम बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी हैं। अब कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जब जब ये बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं, तब तब भाजपा इनके पाप की कुंडलियां लाकर जनता के सामने रख देती। जी भाजपा ने देश को बता दिया है, दलितों को बता दिया है कि बाबा साहब का कोई सबसे बड़ा दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन यदि कोई था तो वो कांग्रेस थी। ये वही कांग्रेस थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव भी नहीं जीतने दिया। ये वही कांग्रेस थी जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का उनके जीते जी अनेक अवसरों पर अपमान किया। तो इनके पाप जो इन्होंने बाबा साहब के प्रति किए हैं, वो दब तो अब सकते नहीं। डिजिटल जमाना है, लोगों के पास इंटरनेट है, सारी एक एक चीज जो है जानकारी जो है जन विमर्श में मौजूद है। तो कांग्रेस की ये उछल कूद जो है, ये एक तरह से इन्हीं को उल्टी पड़ेगी, क्योंकि जितना ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जपेंगे, उतने ही इनके पाप के पुराने हिसाब जनता के सामने आते जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब के साथ इन्होंने जो जो पाप किए हैं, इनकी पुरानी कब्रें खोदकर जो है निकाल के ला ही रही है और आगे भी लाती रहेगी। इसका मतलब देवेंद्र जी आप बोलना चाहते हैं ये जो उछल कूद जो भी चल रहा है, ये सब केवल वोट बैंकिंग के लिए ही हो रहा है? तो वोट बैंकिंग के लिए होता है। राजनीति में वोट बैंक ही मायने रखता है, वरना कौन बाबा साहब और कौन कोई दूसरे महापुरुष। कांग्रेस के तो पाप इतने बड़े हैं कि उसने तो बाकायदा देश की सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये तक कहा है कि श्री राम, यानी जो हमारे राम, भगवान राम है, उन तक को काल्पनिक बताया है कांग्रेस ने। तो अंबेडकर उनके लिए क्या मायने रखेंगे? तो कांग्रेस वोट बैंक के लिए ही करती है शुरू से। उसका ना कभी देश हित से कोई वास्ता रहा है, ना ही उसका दलितों के उत्थान से कोई वास्ता रहा है, और ना ही उसका मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में जुड़ने का या लाने का कोई प्रयत्न किसी ने करते देखा नहीं है। एक विशेष समुदाय बनाकर इन्होंने मुसलमानों को रखा है। इसी तरीके से दलितों के साथ इन्होंने लगातार अन्याय किए हैं। तो
इनकी उछल कूद का राज केवल ये है कि ये चाहते हैं कि लोग बाग इनके जो है पुराने पाप भूल जाएं और इनको सत्ता में लाकर बैठा दें, ताकि जो पाप इनके अधूरे रह गए हैं इनको ये दोबारा से पूरा कर सकें। तो जी ये जी है इनका मेन, जो आजकल आप इनकी उछल कूद देख रहे हैं, ये है इनका मेन कारण। जी अब जी। आपका दूसरा सवाल क्या था, थोड़ा दोहराएंगे? और देवेंद्र जी, मेरा दूसरा सवाल था कि दिल्ली चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, तो उसके बारे में है कि दिल्ली की राजनीति आपको इस बार किस तरफ झुकती हुई दिख रही है? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की राजनीति के मामले में कोई भी भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं है। जी जी। उसका कारण ये है कि दिल्ली एक तरह से राज्य का दर्जा हालांकि उसको मिला हुआ है, लेकिन दिल्ली कोई राज्य है नहीं। जी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो वोटर हैं वो इस राज्य के मूल निवासी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद देखेंगे कि दिल्ली के अंदर लगभग 40 से 45% की आबादी पूर्वांचल के लोगों की है जी जी। और 10 से 11% आबादी उत्तराखंड के लोगों की है। इसी तरह बिल्कुल अन्य प्रांतों के लोगों की है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो दिल्ली में होते थे, वो तो है ही नहीं दिल्ली में इस समय। यानी आप समझ लीजिए कि दिल्ली में जो पुराने लोग थे, जो जिनका अपने राज्य से मतलब वास्ता मेन था, वो लोग जी जी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से, सब दुनिया भर की परेशानी प्रदूषण से त्रस्त होकर वो ज्यादातर एनसीआर के शहरों में अपना निकल गए हैं। वहां उन्होंने मकान वगैरह बना लिए हैं। तो साहब, दिल्ली में जो पॉपुलेशन इस समय है, तो आप ये समझकर चलिए कि ये 2 राज्यों वाली पॉपुलेशन है। यानी बिल्कुल कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का आदमी काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ है, तो वो दिल से कभी दिल्ली को अपना राज्य समझेगा? मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जी। आदमी बिल्कुल का बिल्कुल। जुड़ाव हमेशा अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि की तरफ होता ही है। जी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला है। दूसरा कि आप एक चीज समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर लोगों की आकांक्षा क्या है में। भाई, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि उनको 24 घंटे बिजली मिलती रहे, जी उनकी सड़कें जो है अच्छी हों, उनके बिल्कुल। नाली सीवर जो है ठीक ठाक काम कर रहे हों। इससे ज्यादा उनकी कोई डिमांड रहती नहीं है। तो राजनेताओं को वो बहुत ऐसी किसी कसौटी पर कसते हों विकास की या किसी और चीज की, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब तबके से आती है, यानी कि डेली का काम करके अपना घर चलाने वाले, उनकी महिलाओं का घरों में झाड़ू पोछा करके काम चलाना, स्लम बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना, ये एक बहुत बड़ा तबका है दिल्ली के वोटर का। जी जी। ये वो वोटर है कि जिसको आपकी ना तो किसी जीडीपी से मतलब है, जिसको ना ही आपके बड़े बड़े पुल फ्लाईओवरों से कोई मतलब है, ना ही उसको आपकी वंदे भारत ट्रेन या बड़े बड़े बनते पुलों से या कनेक्टिविटी बढ़िया होने से कोई मतलब है। उनके जी लिए मायने रखता है कि उनके जीवन में उनको फ्री में क्या, कौन क्या दे रहा है। जी अब जी। केजरीवाल चूंकि एक सातिन नेता है, तो वो बिल्कुल। दिल्ली के मन को पढ़ गया और उसने एक अपना ऐसा वर्ग तैयार कर लिया, मुफ्त की चीजें दे देकर। चाहे वो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, चाहे वो महिलाओं को पैसे देने की बात करता है, ऑटो वालों के नाम से वो राजनीति करता रहा है, अभी भी आगे उसने लॉलीपॉप दिया है। बिल्कुल तो तो दिल्ली की जनता के मूड के बारे में कोई भी एग्जैक्टली भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मुझे तो लगता है कि एक बड़ा वर्ग जो कि एक तरह से गरीबी में अपना जीवन गुजारता है, क्योंकि दिल्ली शहर महानगर है, इसके खर्चे तो ज्यादा है ही, उस हिसाब से बिल्कुल। उस हिसाब से कमाई है हर किसी की तो है नहीं। तो जी ये ये वो एक बहुत बड़ा तबका है कि जो उन नेताओं को चुनेगा जो उसके, जब उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल तो दिल्ली चुनाव के बारे में अगर कोई एग्जिट पोल या कोई चीजें आती हैं, तो मैं उस पर कम से कम यकीन नहीं करता हूं,
क्योंकि दिल्ली का चरित्र दूसरे राज्यों से बिल्कुल हटकर है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगा देंगे। जहां तक हैट्रिक की बात है, तो आप ये समझ सकते हैं कि केजरीवाल एक ऐसा नेता है कि जिसको एक शराब घोटाले में, यानी कि वो किसी जनता जन आंदोलन में या किसी ऐसी चीज में जेल नहीं गया था, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में था, वो शराब घोटाले के मामले में जेल में था। और जेल में रहने के दौरान ये भारत का एकमात्र ऐसा राजनेता है जिसने इतनी बेशर्मी दिखाई कि इसने जेल में होने के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। जी ईमानदारी का सबसे ज्यादा ढोंग ये पीटता था। तो आज की डेट में ये भी साबित हो चुका कि इससे ज्यादा कट्टर बेईमान आदमी शायद ही देश में दूसरा कोई राजनेता होगा। क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को, और उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि भाई सीएजी की जो 10-10 फाइलें आपने अभी तक टेबल नहीं की हैं विधानसभा में और उन पर आप कुंडली मारकर बैठे हैं, तो उन फाइलों को आप तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उनको आप टेबल कीजिए। जी। लेकिन राज्यपाल के पत्र लिखने का, राज्यपाल के आदेश देने का कोई भी असर इन लोगों पर तो हुआ नहीं है। इस नाटक मंडली पर, आम आदमी पार्टी नाम की जो नाटक मंडली दिल्ली में बैठी हुई है, उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब राज्यपाल क्या कर लेंगे इनका? भाई सरकार को बर्खास्त करेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल सिर पे है। किसी भी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और दिल्ली के चुनाव की तारीखें तय कर सकता है, आचार संहिता लग जाएगी। आप यकीन मानिए कि इतने लंबे समय से ये उन फाइलों को दबाकर बैठा हुआ है, उन रिपोर्टों को दबाकर बैठा हुआ है। यदि वो रिपोर्टें टेबल हो गई होती और उन पर चर्चा हो गई होती, तो आप मानकर चलिए दिल्ली में इतने बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो जाना था कि जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे वो बसों की खरीद में रहा हो, चाहे वो जल निगम रहा हो, चाहे वो स्कूल बनाने का रहा हो, क्लासरूम बनाने का रहा हो, शराब घोटाला तो सबके सामने है ही। तो इस बार के आप भाषण में देखेंगे केजरीवाल के, वो कट्टर ईमानदार जो इसका एक मेन वो हुआ करता तकिया कलाम, उससे तो इसने तौबा ही कर ली है। अब किसी भी सभा में आप इसकी वो सुनते नहीं है। जी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इसकी जनसभाओं में दिल्ली की जनता अभी भी आ रही है या इसकी बातें सुन रही है, तो ये आप दिल्ली के जनता के नैतिक चरित्र का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। जी। तो ऐसी जनता जहां बहुतायत में हो, वो जनता किसको वोट दे देगी, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठा देगी, इस बारे में आप खुद बताइए कि क्या कोई भविष्यवाणी की जा सकती है? जी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता। और आजकल क्या है, केजरीवाल जी हैं जो कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? उसका तो सीधा सा है, आप देखते हैं कि दिल्ली के वोटरों में एक बहुत बड़ी संख्या दलित वोटरों की है। जी। और वो ज्यादातर लोग कच्ची बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में या इसी तरह के अवैध इलीगल बस्तियों में वो लोग अपना जीवन गुजारते हैं, और लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो अब केजरीवाल तो सबसे ज्यादा मौका परस्त राजनेता है इस देश का, तो वो कैसे ये मंजूर कर सकता है कि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले और ये पीछे रह जाए? क्योंकि इस बार ये जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये किसी गठबंधन में तो लड़ नहीं रहे हैं, ये तो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि केजरीवाल क्यों चाहेगा कि भाई बाबा साहब अंबेडकर पे कांग्रेस अपना हक ठोक दे और जो है ये पीछे रह जाए। तो इसलिए जितना वो अगर 1.5 टांग से नाच रहे हैं, तो ये 3 टांग से नाच रहे हैं। तो ये है इनका कारण कि ये बाबा साहब की माला क्यों जप रहे हैं। मतलब उसका थोड़ा क्रेडिट इनको भी मिल जाए उसके साथ कि मैं पूरा सपोर्ट में था। ये थोड़ा नहीं चाहते, ये तो पूरा ही कब्जा चाहते हैं साहब। वो तो ये कहिए कि जनता इनकी चलने नहीं देती, ये तो पूरा ही कब्जा चाहते हैं।
आपको बिल्कुल आपको याद होगा केजरीवाल की जब राजनीति शुरू हुई थी, तो ये साहब दिल्ली तो संभालते क्या, इनको पहली बार जो है कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई और ये जी चुनाव लड़ने के लिए सीधा कहां पहुंच गए? बनारस। किसके सामने? जी जी नरेंद्र मोदी के सामने। तो ये तो बिल्कुल पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, इनकी तो शुरू से ही ये इच्छा है। तो ये तो आप जी दलित वोटों की बात कर रहे हैं, इनकी तो खैर इनकी महत्वाकांक्षा है क्या है, वो तो अभी ईडी ने अभी इनके ऊपर कल राज्यपाल ने एक मंजूरी और दे दी है मुकदमा चलाने की। इनकी तो पार्टी ही दांव पर है, क्योंकि जी खुद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को और इसके संयोजक को जो है अभियुक्त बनाने के लिए कहा था। तो जी उसी जी उसी मुकदमे की परमिशन उपराज्यपाल से मांगी गई थी, जो कि उपराज्यपाल जी ने कल दे दी है। तो जी जी तो दिल्ली के बारे में हमारा तो अनुमान यही है, निष्कर्ष जी यही है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या आपने क्या सोचा हुआ है कि दिल्ली में क्या होगा, तो थोड़ा आप बता दीजिए। ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि तराजू का पल्ला किस तरफ झुकेगा। हम्म। ये तो आने वाला नतीजा ही बताएगा। तो बिल्कुल। आपने जो जवाब दिया है काफी मैं संतुष्ट हूँ उससे, और आशा करता हूँ हमारी जनता जनार्दन भी आपकी बातों से काफी संतुष्ट होगी। जी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि विषय वस्तु इस वीडियो की आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट भी जरूर करें। इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि हमें और किन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उन विषयों को लेने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जी